बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। अच्छा बच्चों, अब हमने चैप्टर 14 कंप्लीट कर लिया केमिस्ट्री का और आज हम चैप्टर 15 स्टार्ट करने लगे हैं, स्टिक्योमेट्री। अच्छा, इससे रिलेटेड आप एक चैप्टर क्लास 9 में भी पढ़कर आ चुके हैं, तब आपको इतना आइडिया तो है कि स्टिक्योमेट्री कहते किसको है। स्टिक्योमेट्री जो है ना वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है स्टिक्यो और एक है मिट्री। जो स्टिक्यो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है एलिमेंट्स और मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी हम स्टिकोमेट्री के अंदर क्या करते हैं, एलिमेंट्स की मेजरमेंट्स करते हैं, रिएक्टेंट्स की या एलिमेंट्स की या केमिकल्स की। हम जो है वो केमिस्ट्री के अंदर उनकी क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। यानी कोई भी जो रिएक्शन करवाना है ना, वो कैसे होता है कि कोई रिएक्टेंट्स मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन होगा और हमारे पास क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तब हम देखेंगे कि हमने कितने रिएक्टेंट्स डालने हैं और कितने रिएक्टेंट्स के डालने की वजह से कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। यानी रिएक्टेंट्स के कितने मोल्स होने चाहिए। ए अगर दो रिएक्टेंट्स है ए और बी, तो ए के कितने मोल्स होने चाहिए, बी के कितने मोल्स होने चाहिए, मास कितना होना चाहिए इनका, तो हमारे पास रिजल्ट में जो है वो कितना प्रोडक्ट बनेगा। जैसे हम कोई भी रेसिपी बना रहे होते हैं तो उसके लिए भी तो उसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होती है ना, कि जैसे 1.5 किलो चावल या एक हाफ के जी जो है वो चिकन और इतना इतने चम्मच जो है वो नमक, इतने इतने चम्मच ये वाले मसाले, इस तरह करके ये पूरी एक इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होती है ना। किसी भी रेसिपी के लिए उसकी एक एग्जैक्ट रेशियो होती है। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसे ही होता है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है ना, तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स यानी जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी पूरी जो है वो रेशियो कैलकुलेट करनी होती है। तो इसको क्या कहते हैं, स्टिक्योमेट्री कहते हैं। अच्छा, अब अपना ना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आने हैं। तो जो हमारा चैप्टर 15 है जो हम अभी शुरू करने लगे, देखिए इसमें से एक हमारा एमसीक्यू आना है। उसके अलावा जो है वो एक इसमें से क्या आना है, हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से एक ही आना है। और लॉन्ग क्वेश्चन देखे ना, जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने एक पार्ट प्रिपेयर किया है ना चैप्टर 14, जो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन, 3 लॉन्ग होते हैं ना जिसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं और सब लॉन्ग का 2-2 पार्ट्स होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। तो हमने जो चैप्टर 14 कर लिया ना प्रिपेयर, वो हमारे क्वेश्चन 5 जो लॉन्ग है उसका ए पार्ट था। और अब जो चैप्टर 15 हम करने लगे ना, बी पार्ट इसमें से आएगा। इसका मतलब आपके इस चैप्टर में से एक शॉर्ट आना है, एक लॉन्ग आना है और एक ही आपका एमसीक्यू आना है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक, मोलर वॉल्यूम। अच्छा, मुझे ना बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप शॉर्ट क्वेश्चन साथ साथ बनवा दिया करें। चैप्टर की बायो की भी मैंने साथ साथ बनवानी शुरू कर दिया। जो हमने सेकंड चैप्टर बायो का शुरू किया ना, मैं वैसे तो आपको लेक्चर के बीच में बताती थी शॉर्ट साथ साथ और वो मैंने हाईलाइट किए होते थे, लेकिन आप लोगों ने मुझे बोला था कि लिख कर दिखाए ना, तो मैंने सब के ना शॉर्ट इस तरह लिखने शुरू कर दिए, बायो के लेक्चर्स में भी, केमिस्ट्री में भी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फिजिक्स का लेक्चर अपलोड होगा उसमें भी मैं साथ मेंशन कर दूंगी शॉर्ट। तो इस टॉपिक में से जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बन सकते थे ना, वो ये मैंने सारे लिख दिए हैं साथ साथ। और साथ मैंने ना मार्क भी कर दिए इनके आंसर्स भी ना, साथ ही नीचे हर क्वेश्चन का आंसर ये देखेंगे, इसका ये है, सबके मैंने मार्क कर दिए साथ साथ। तो अब आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी। आपको कोई भी ना खुद से शॉर्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैंने ये शॉर्ट बना दिया ना, जिस टॉपिक में से लॉन्ग आना होगा वो भी मैं आपको साथ बता दूंगी। तो इसमें से लॉन्ग के इतने चांसेस नहीं थे, शॉर्ट ही बन सकता था। तो मैंने वो शॉर्ट जो है वो साथ साथ इसके सारे बना दिए। अच्छा, अब हम ना सबसे पहले देख लेते हैं कि मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या है। मोलर वॉल्यूम क्या है, देखिए हमने ना एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा हुआ है और हमें पता है एवोगैड्रोस लॉ हमें क्या कहता है कि जब भी हमारे पास किसी भी चीज का एक मोल होगा, एक मोल किसी भी एटम्स का है, किसी भी सब्सटेंस का है, मॉलिक्यूल्स का है, बस जब हम एक मोल ले लेते हैं ना किसी भी चीज का, ये तो हम पिछली क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 उसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ये हमें एवोगैड्रोस लॉ से बात पता चली है। अब मोलर वॉल्यूम क्या है, मोलर वॉल्यूम ये है कि गैस के एक मोल के अंदर, यानी किसी भी गैस के एक मोल के अंदर कितना वॉल्यूम होता है, ये हमारे पास होता है उसका मोलर वॉल्यूम। कि हम एक मोल गैस लेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। अब यहाँ पे बात क्या है बच्चों, गैसेस की प्रॉपर्टीज हम पिछले चैप्टर में जो है वो पढ़ कर आ चुके हैं। तो गैसेस का तो वॉल्यूम फिक्स ही नहीं होता, उनका तो वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होता, ना उनकी शेप फिक्स होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, रैंडम उनकी मूवमेंट होती है और मुसलसल वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, कोलिजन्स हो रही होती हैं, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होते हैं। ना उनका वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही गैसेस की जो है वो शेप फिक्स होती है।
तो अब हमने गैस का वॉल्यूम कैसे बताना है, गैस का तो वॉल्यूम ही फिक्स्ड नहीं है। देखिए यहाँ से हम देखते हुए बता रहे हैं कि वॉल्यूम जो है ना गैस का, वो जब हम प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उसके साथ साथ चेंज होता जाता है, और ये बात हमें पता है। हम प्रेशर बढ़ाएंगे या टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम गैस का चेंज होता है, ये हम पीछे गैस के लॉज में भी पढ़ चुके हैं। तो अब हमने जब डिफरेंट गैसेस की बात हो रही है, जैसे हाइड्रोजन है, 1 मोल हमने हाइड्रोजन का ले लिया, 1 मोल ऑक्सीजन गैस का ले लिया, 1 मोल नाइट्रोजन गैस का ले लिया, डिफरेंट हमने गैसेस ले ली। हमने अगर उनके वॉल्यूम्स को कंपेयर करना है कि 1 मोल हाइड्रोजन का था तो उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, कितनी स्पेस ली, 1 मोल अगर हमने ऑक्सीजन गैस का लिया है तो वो कितनी स्पेस ले रहा है, या 1 मोल अगर हम नाइट्रोजन गैस का ले रहे हैं तो वो कितनी स्पेस ले रहा है। तो इन वॉल्यूम्स को कंपेयर करने के लिए हमें क्या जरूरत थी, देखिए जब भी हमने कोई कंपैरिजन करना होता है ना, या इस तरह करना होता है जो चीज फिक्स्ड नहीं होती, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम खुद से कोई स्टैंडर्ड बना लेते हैं, खुद से कोई चीज कोई वैल्यू उसकी ऐसी फिक्स कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें उसको कैलकुलेट करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे हमने किस चीज को फिक्स किया, किस चीज को स्टैंडर्ड बनाया, टेम्परेचर को और प्रेशर को। क्यों? क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम तो टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज की वजह से चेंज हो रहा था ना, तो हमने क्या किया, टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रख लिया। और जो हम टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे यूज करते हैं ना डिफरेंट गैसेस को कंपेयर करने के लिए, कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन गैस का 1 मोल, अगर हमने इस कंटेनर के अंदर 1 मोल ले लिया है हाइड्रोजन गैस का, दूसरे कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन गैस का, तीसरे कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन गैस का, तो अब अगर हमने देखना है ना कि ये कितना कितना वॉल्यूम ले रही है डिफरेंट गैसेस, तो हमें इन तीनों की तीनों गैसेस को सेम टेम्परेचर देना है और सेम ही हमें इनको प्रेशर देना है। इसका भी टेम्परेचर और प्रेशर उतना हो, इसका भी टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो, और इसका भी टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, सेम हो। तो उसके लिए जो हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर बनाया है ना, जो हम यूज करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सही है, RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन भी मैंने ये लिखा हुआ है, व्हाट डू यू नो अबाउट RTP। अब RTP के हिसाब से रूम टेम्परेचर हमने कितना लेना है, जो हमने फिक्स एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर बनाया है वो है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। एक नॉर्मल वेदर की कंडीशंस में ना, हमारे इर्द गिर्द की हमारी इन्वायरमेंट का जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना, जो ना बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म है, एक नॉर्मल टेम्परेचर है, वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल पे अगर हम बात करें, देखिए टेम्परेचर हम सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हैं, केल्विन में भी कर सकते हैं। तो सेल्सियस में वो 25 डिग्री सेल्सियस होते हैं और केल्विन में 298.15 केल्विन होते हैं। और अब प्रेशर कितना लेना है, देखो नॉर्मल प्रेशर हमारे पास कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ATP भी हम इसको कह सकते हैं, सॉरी 1 ATM। तो हमारे पास जो है वो नॉर्मल जो प्रेशर होता है ना, 1 एटमॉस्फेयर होता है। और जो 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है ना, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि वो किसके इक्वल होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी की इक्वल होता है। हमारे जो इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट है वो कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही होती है ना चीजों के ऊपर। हमारे इर्द गिर्द एयर है, वो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, उनका कुछ तो कुछ प्रेशर है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बॉइलिंग पॉइंट बताया था कि जब हमारे वाटर का जो प्रेशर है, वेपर्स का, जो वाटर के अंदर वेपर्स है, उनका प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, यानी हमारी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट के प्रेशर के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हमें कितना प्रेशर लेना है, 1 ATM, जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल प्रेशर है। और 1 ATM का प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मरकरी का, अगर जैसे होता है ना 1 किलोमीटर, किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। इसी तरह ये भी यूनिट्स हैं, डिफरेंट यूनिट्स है प्रेशर के। जिस तरह हमारे पास लेंथ के डिफरेंट यूनिट्स है ना, किलोमीटर था, मीटर था, इस तरह मैस के था, केजी था, ग्राम था, इस तरह करके, तो इनके भी डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो प्रेशर का एक तो यूनिट ATM है ना, अगर हम ATM में या एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो 1 ATM होगा। मिलीमीटर ऑफ मरकरी में देखेंगे तो 1 ATM जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बनता है। और एक तीसरा यूनिट भी होता है प्रेशर का, जिसको हम कहते हैं टोर। टोर और मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है वो बराबर होते हैं। अगर 760 टोर मिलीमीटर ऑफ मरकरी है तो 760 ही टोर में भी होगा हमारे पास। समझ आ रही है आपको मेरी बात की? तो 1 ATM जो है, 1 ATM भी हम कह सकते हैं इस प्रेशर को, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी कह सकते हैं, 760 टोर भी कह सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी वैल्यू आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना, ये तीनों जो है वो स्टैंडर्ड प्रेशर्स की ही वैल्यू है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे यही बताया हुआ है कि 1 एटमॉस्फेयर होगा या 760 टोर होगा। अब इसको आप 760
डायमीटर ऑफ मरकरी भी कह सकते हैं। तो ये हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस ले ली, किस चीज की, टेम्परेचर की और प्रेशर की, ताकि हम डिफरेंट गैसेस के वॉल्यूम को कंपेयर कर सके, एक दूसरे से उनका मुआवजा कर सके, एक दूसरे से उनका कंपैरिजन कर सके कि एक मोल अगर डिफरेंट गैसेस का होगा तो वो कितना वॉल्यूम लेता है, कितनी वो स्पेस लेता है। वॉल्यूम क्या होता है कि अगर हम किसी कंटेनर के अंदर उसको डालते हैं तो वो कितनी स्पेस ले रहा है, कितनी जगह ले रहा है, तो वो उसका क्या हो जाता है, वॉल्यूम होता है। तो हमने उसको मेजर करने के लिए सबसे पहले तो हमने ये स्टैंडर्ड्स ले लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, RTP। अब जब हमने रूम टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर डिफरेंट गैसेस को रखा, यानी हमने टेम्परेचर और प्रेशर उनका सेम रखा ना, और डिफरेंट गैसेस को हमने देखा, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह हमने बहुत सारी डिफरेंट गैसेस को अगर एक कंटेनर के अंदर रख लिया और उनको ये हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस भी दे दी, तो जब हमने उस स्टैंडर्ड कंडीशंस में उनको देखा ना, तो सारी गैसेस ने एक मोल हमने लेना है, मतलब हाइड्रोजन का भी एक ही मोल, ऑक्सीजन का भी एक ही मोल लेना है और नाइट्रोजन का भी एक ही मोल लेना है। तो अब इन सारी गैसेस का एक मोल ने सेम वॉल्यूम लिया। अगर हम हाइड्रोजन का एक मोल ले रहे हैं वो भी 24 डेसीमीटर क्यूब का ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसका भी वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब ही आया, और जब हमने नाइट्रोजन लिया तो उसका वॉल्यूम भी 24 डेसीमीटर क्यूब आया। अब बच्चों ऐसा क्यों हुआ, गैसेस तो डिफरेंट थी ना, और इनका मैस भी डिफरेंट है। हाइड्रोजन का मैस जो है वो 2 ग्राम पर मोल है, जबकि ऑक्सीजन का 32 ग्राम पर मोल है ऑक्सीजन गैस का। तो कितना डिफरेंस इनके मैसेज में, एक का मैस 2 ग्राम है और एक का मैस 32 ग्राम है, दोनों के मैसेज में कितना डिफरेंस था। तो फिर हमने ऐसे क्यों बोला कि मैस इतना, मतलब ऑक्सीजन गैस इतनी हैवी थी फिर भी उसने वॉल्यूम उतना ही लिया, और हाइड्रोजन गैस जो थी वो ऑक्सीजन गैस से इतनी लाइट थी फिर भी उसने सेम वॉल्यूम लिया। तो अब हम इस चीज को देखते हैं। देखो सबसे पहले वो बता रहे हैं कि हमने जब इस तरह डिफरेंट गैसेस को कंपेयर किया तो हमें पता चला सारी गैसेस जितनी भी हम कंपेयर कर रहे थे उनका एक मोल जो था, जो हमने एक मोल उनका लिया, जो एवोगैड्रोस जिसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं नंबर के, तो उसने सब ने जो है वो वॉल्यूम कितना लिया, 24 डेसीमीटर क्यूब लिया। और इसी को हम क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम कहते हैं। हर गैस का हम एक मोल जब भी लेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 24 डेसीमीटर क्यूब, और हम इसको क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो वो कह रहे हैं ये बात तो भाई नोट करने वाली थी, इट इज वर्थ नोटिंग, यानी काबिले गौर थी ये बात कि एक मोल जो था वो हर गैस का, उसके अंदर जो है वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना। जाहिर है अगर हम हाइड्रोजन का एक मोल ले रहे हैं तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ऑक्सीजन के एक मोल में भी पार्टिकल्स तो इतने ही है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स आएंगे, और नाइट्रोजन के एक मोल में भी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स आएंगे। अगर आप एक दर्जन जो है वो केले लेते हैं तो उसमें भी 12 केले आएंगे, एक दर्जन अंडे लेते हैं तो उसमें भी 12 अंडे आएंगे। ये थोड़ी है कि एक दर्जन केले जो है वो 14 होंगे और एक दर्जन अंडे 12 होंगे। जब आप दर्जन की बात करेंगे तो जो भी चीज आप एक दर्जन लेंगे, डिफरेंट चीजें, जितनी भी चीजें आप एक दर्जन लेंगे उसके अंदर 12 ही आएंगी। तो अब गैसेस जैसे भी डिफरेंट ही लिया, तो हमने एक मोल ली ना, तो उनके अंदर पार्टिकल्स तो सेम ही थे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 ही पार्टिकल्स थे सबके अंदर, एवोगैड्रोस नंबर पार्टिकल्स थे। मॉलिक्यूल्स के जो नंबर था ना वो सब में सेम था। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने सबने वॉल्यूम भी सेम ऑक्यूपाई कर लिया, जबकि मैस तो डिफरेंट था ना। सही है, मैस तो सबका डिफरेंट था, हाइड्रोजन का 2 ग्राम था और ऑक्सीजन का 32 ग्राम था। तो वो कह रहे हैं इससे हमें ये पता चला कि जो मैस है ना, गैसेस का जो मैस है, जो उनका वजन है और जो उनका साइज है, साइज भी तो छोटा बड़ा होगा ना। अगर एक हाइड्रोजन गैस का साइज छोटा होता है, ऑक्सीजन गैस का साइज बड़ा होता है। अगर हाइड्रोजन गैस जो है वो साइज में इतनी है तो ऑक्सीजन गैस इतनी है साइज में। तो इनका जो साइज है ना और जो इनका मैस है, वो कह रहे हैं वो वॉल्यूम के ऊपर अफेक्ट नहीं करता, उसकी वजह से वॉल्यूम में जो है वो कोई भी चेंज नहीं आता। इस बात से हमें ये पता चला कि किन दो चीजों का इफेक्ट नहीं हो रहा वॉल्यूम के ऊपर, एक तो मैस का और एक तो साइज का इफेक्ट नहीं हो रहा, कि कितना छोटा बड़ा साइज है या वजन कितना कम ज्यादा है। तो ये देखें क्यों नहीं हो रहा बच्चों, देखें गैस के जो पार्टिकल्स है ना वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। हमने ये गैसेस की प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया ना, एक पार्टिकल अगर इधर पड़ा है तो दूसरा पार्टिकल इधर पड़ा होगा, इतना दूर होगा। तो अब इनकी
अगर ये पार्टिकल छोटा है और ये भी पार्टिकल छोटा है, इनके दरम्यान में इतना डिस्टेंस है इतना ज्यादा, और ये हाइड्रोजन गैस के अगर फॉर एग्जांपल कंटेनर के अंदर पार्टिकल्स पड़े हैं, और इसी तरह एक कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल्स, जब ये साइज में बड़े हैं, ये साइज में बड़ा है, इनके दरम्यान डिस्टेंस भी है, तो अब देखिए इतना डिस्टेंस बीच में इनके दरम्यान आ जाता ना कि साइज का फर्क जो है ना वो इनके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं करता। अगर ये साथ साथ पड़े हो ना, फिर तो देखो ना, इन दो पार्टिकल्स ने इतनी स्पेस ली और इन दो पार्टिकल्स ने इतनी स्पेस ली, तब तो वॉल्यूम में कितना फर्क पड़ा ना। जैसे अगर सॉलिड होते पार्टिकल्स तब तो बहुत फर्क पड़ता है इनके मास का और इनके साइज का, कि देखिए साइज बड़ा हो गया तो ये जो है वो ज्यादा स्पेस ले रहे हैं और ये कितनी कम स्पेस ले रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल जुड़ के पड़े हुए हैं। अब जिन पार्टिकल्स ने वैसे ही एक दूसरे से इतना दूर दूर है, उनके दरमियान में इतनी ज्यादा पहले ही स्पेस है, तो अब छोटे हो या बड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यही पार्टिकल्स यूं करके बड़े हो के पड़े होते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब भी ये इतनी स्पेस ले रहे हैं। समझ आ रही है आपको मेरी बात की, कि इनके दरमियान में डिस्टेंस ही इतना ज्यादा है कि फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इनका जो है वो साइज कितना है। तो साइज का और मास का इनके ऊपर इफेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो इतने ज्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं ना, उनके दरमियान में, पार्टिकल्स के दरमियान में इतना ज्यादा डिस्टेंस होता है कि उनके ऊपर जो है वो साइज का इफेक्ट नहीं होता। तो मोलर वॉल्यूम का हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्यों यूजफुल था, क्यों फायदेमंद था, क्योंकि इस हिसाब से हम गैस के मोल्स को जो है या उनके मास को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं वो भी हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट 3 एग्जाम्पल्स इन्होंने दी हुई है, हम उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो हमें कैलकुलेशंस की भी समझ आ जाएगी। तो ये इन कैलकुलेशंस के लिए जरूरी है। अब आपने यहाँ से ये वैल्यू जरूर याद रखनी है कि जितनी भी गैसेज हैं, डिफरेंट गैसेज हैं, सब का एक मोल जो है उसके अंदर कितना वॉल्यूम होगा, 24 डेसीमीटर क्यूब। अब नीचे ना 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट व्हेन इट ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2.5 डेसीमीटर क्यूब एट आरटीपी। वो कह रहे हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन गैस है और रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, 2.5 डेसीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। तो अब हमने बताना है कि इसका मतलब नाइट्रोजन गैस के हमारे पास कितने मोल्स हैं। अब आप देखें नॉर्मली अगर हमारे पास एक मोल होता है किसी भी गैस का तो वो कितना वॉल्यूम लेता है, 24 डेसीमीटर क्यूब। ये हम ऊपर जो है वो पढ़कर आ चुके हैं। अब नाइट्रोजन गैस जो है वो, और आरटीपी यानी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, अब नाइट्रोजन गैस कितना वॉल्यूम ले रही है, 2.5 डेसीमीटर क्यूब। ये 24 से कितना कम है ना, 24 तो ज्यादा था, 24 से कितना कम है, 2.5। इसका मतलब एक मोल से कम मोल्स है नाइट्रोजन गैस के। ये बात तो हमें पहले ही पता चल गई ना कि एक मोल से जो है, एक मोल से भी कम हमने नाइट्रोजन गैस ली हुई है, तो ही वो इतना कम जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। तो अब देखिए हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। उन्होंने हमें 2.5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया है ना, सबसे पहले जो हमें वॉल्यूम हमें पता है, जो हमें स्टैंडर्ड वॉल्यूम पता है, हम उसको देखते हैं कि 24 डेसीमीटर क्यूब होता तो इसका मतलब नाइट्रोजन गैस का एक मोल होता। सही है, इतनी हमें बात पता है। अब हम देख लेते हैं कि एक डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल्स होंगे ना, तभी हम फिर 2.5 की निकाल सकेंगे। देखिए आपके पास ना मैथ में बचपन में हमने अक्सर जो है वो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए कि एक बच्चे ने जो है वो 12 पेंसिल्स खरीदी और ना क्या नाम है वो थी फॉर एग्जांपल 250 रुपए की। तो अब आप बताएं कि 3 पेंसिल्स उसको कितने की मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं, हम पहले जो है वो 250 और 12 को डिवाइड करके एक पेंसिल की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, कि एक पेंसिल जो है वो उस बच्चे को कितने की मिली। फिर जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि फिर हमें पता चल जाए कि अब 3 पेंसिल्स जो है वो कितने की मिलेगी। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे ही करना है। तो 24 डेसीमीटर क्यूब में हमें पता है एक मोल होगा, तो अब हम पहले एक डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम जो है वो 2.5 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। पहले हम 1 की तरफ जाएंगे। तो एक डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल्स होंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 से 24 को डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये पेंसिल्स वाले क्वेश्चन में किया ना, 250 से 12 को डिवाइड किया तो एक पेंसिल की वैल्यू आ गई। तो एक डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल्स होंगे, उसके लिए हमने 1 से 24 को डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 ये था और 24 ये था, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों को डिवाइड करने के बाद देखिए, जैसे अब उसके बाद हमारे पास जब एक पेंसिल की वैल्यू आ गई थी तो हमने 3 के निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया ना। एक अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक जो है लेट्स सपोज हम 15 रुपए की बनती है, तो अब 3 की हमने वैल्यू निकाली तो फिर हमने अब 15 को 3 से मल्टीप्लाई करना है।
तो अब यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया ना कि अब हमने अगर 2.5 डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू पता करनी है तो फिर हमने 1 डिवाइडेड बाय 24 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये सिंपल उस तरह का ही क्वेश्चन है जिस तरह कि आप बचपन से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। अच्छा, जब आपने इसको 2.5 से फिर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1 मोल, यानी 1 मोल पूरा नहीं है, 0.1 मोल जो है वो लिया गया है नाइट्रोजन गैस का, इसलिए उसने जो है वो 2.5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। अच्छा, नीचे उन्होंने ना एक फॉर्मूला आपको दे दिया है कि इस तरह का आपके पास नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आप इस फॉर्मूला से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका ये था ना जिस तरह ये सॉल्व किया है, दूसरा तरीका ये है कि आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है कि इस तरह अगर आपको किसी भी गैस का वॉल्यूम दे दिया गया हो ना कि गैस का वॉल्यूम ये है, अब बताएं कि कितने मोल्स है इस गैस के, तो नंबर ऑफ मोल्स जब भी आपने किसी गैस के निकालने हो और आपको वॉल्यूम दिया गया हो तो आपने फिर क्या कर देना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए उस वॉल्यूम को जो आपको दिया हुआ है वॉल्यूम, जैसे अब यहाँ पे हमें 2.5 दिया हुआ था तो आपने 2.5 को डिवाइड कर देना है मोलर वॉल्यूम से, जो इसका एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम है। मोलर वॉल्यूम कितना है 24, तो जब आप 2.5 को 24 से डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास ये 0.1 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है ना 15.2, इसके अंदर इन्होंने हमें मोल्स बता दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स बता दिए हैं, वॉल्यूम हमने पता करना है। ऊपर वाली एग्जाम्पल में उन्होंने हमें वॉल्यूम दे दिया था, वॉल्यूम दिया हुआ था उन्होंने हमें, और मोल्स जो थे वो हमने पता करने थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर इन्होंने हमें मोल्स दे दिए और वॉल्यूम हमने जो है वो पता करना है। अब देखिए मोल्स कितने हाइड्रोजन गैस के, 0.5 मोल, और हमने बताना है कि 0.5 मोल जो है वो कितना वॉल्यूम लेगी, और कंडीशंस हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर की स्टैंडर्ड ही दी हुई है। अच्छा, इसको तो अब आप ना अपने कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 मोल जो है वो कितना वॉल्यूम लेती है, 24 डेसीमीटर क्यूब, तो ये हाफ मोल होगा ना, 0.5 का मतलब क्या होता है, हाफ मोल, तो हाफ मोल कितना लेगी, हाफ वॉल्यूम लेगी, तो 24 का हाफ कितना होता है 12, तो मैं यहीं से आंसर तो अपना समझ आ गया कि 12 डेसीमीटर क्यूब इसका आंसर आना चाहिए। अब देखिए बच्चों, हमने ना जो पहली एग्जांपल सॉल्व की थी ना 15.1, उसके एंड पे एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। सही है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। उस क्वेश्चन को भी हम उस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते थे ना, जो पहला क्वेश्चन था उसको भी हम इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते थे, दूसरे क्वेश्चन में भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, और जो हम तीसरी एग्जांपल पढ़ेंगे ना उसमें भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप देखें, इस एक फॉर्मूला से आप ये तीनों क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें मोल्स जो है वो दे दिए हैं, देखें, और उसके अलावा हमें मोलर वॉल्यूम तो हमें पहले से ही पता होता है कि 24 है, और ये वाला वॉल्यूम हमने पता करना है। सही है, तो सिंपल सी बात है, हम इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर लेंगे। ये मोलर वॉल्यूम इधर जो है वो इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके वो इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात की कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गैस के कितने हैं, 0.5 उन्होंने हमें दिए हुए हैं ना मोल्स, वॉल्यूम हमें नहीं पता, वो हम एज इट इज लिख देते हैं। मोलर वॉल्यूम हमें पता है 24 है। अब ये जो 24 इधर डिवाइड हो रहा है इस वॉल्यूम से, वो इधर जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 24 और 0.5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 24 को हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 24 भी हाफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 12 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा गैस का, 12 डेसीमीटर क्यूब। ये देखें 0.5 और 24 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यही हमने फॉर्मूला लगाया कि 0.5 ये नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24। अब देखिए जो हमारे पास थर्ड एग्जांपल है 15.3, इसमें वो कह रहे हैं कि हमने वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, जो 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है रूम टेम्परेचर पर ऑक्यूपाई कर रही है, कितना वॉल्यूम वो हमने कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसमें हमें जो है वो वॉल्यूम नहीं पता, तो हमारे पास देखिए वही फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो ये हमारे पास जो है वो सेम जो हम पहली इक्वेशन में हमने फॉर्मूला देखा था ना पहले के अंदर, वही हमने फॉर्मूला लगाना है, और वॉल्यूम को हमने इधर से पता करना है। अब देखिए वॉल्यूम को पता करने के लिए ऊपर हमने यही किया ना, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में जब हमने सिर्फ वॉल्यूम को पता करना है, तो ये जो हमारे पास मोलर वॉल्यूम नीचे इसके साथ डिवाइड हो रहा है, वो उधर जाके नंबर ऑफ मोल्स के साथ आराम से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हमने यही कर दिया ना, वॉल्यूम निकालने के लिए यहीं पे हमने लिख दिया कि ये जो है नंबर ऑफ मोल्स के साथ मोलर वॉल्यूम उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, जब इक्वेशन के उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमने जो है वो वॉल्यूम आराम से हम पता कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ना बच्चों एक मसला है, अभी तक तो हमने इजीली ये वाला फॉर्मूला लगा के इक्वेशन सारी सॉल्व कर ली, ये वाली भी जो हमारी 15.3 भी इसी फॉर्मूला से सॉल्व होनी है। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स तो दिए ही नहीं है,
उन्होंने तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ सिंपल जो है वो मैस बता दिया ना, नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं बताया कि हमने कितने मोल्स लिए कार्बन डाइऑक्साइड के। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यानी वॉल्यूम को फाइंड करने से पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी हमने किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जो मैस उसका हमें दिया गया होता है ना क्वेश्चन में, उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसके मोलर मैस, यानी एक मोल के अंदर कितना उस सब्सटेंस का मैस हो सकता है, जो उसका मोलर मैस होता है उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब इन्होंने हमें कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मैस दिया है, 200 ग्राम दिया है, और इसका मोलर मैस कितना होता है, 44 ग्राम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास मोलर मैस। क्योंकि देखिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन का मोलिक्यूल होता है और 2 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स होते हैं, और कार्बन का जो हमारे पास मोलर मास होता है वो 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास, हम प्लस करेंगे ना कार्बन और ऑक्सीजन के मास को, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के कितने मोलिक्यूल्स हैं, 2 है ना, 2 ऑक्सीजन है, तो 16 को फिर हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 16 2 सर क्या होता है, 32 होता है, और 32 के अंदर जब हम 12 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मैस है हमारे पास वो क्या है, 44 है, और मैस जो इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया वो क्या है, 200। जब हम 200 को 44 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, सही है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। फिर हमारे पास आगे तो बिल्कुल सिंपल है कि जितने भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उसको हम अपने मोलर वॉल्यूम से, जो कितना होता है 24 डेसीमीटर क्यूब होता है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम ये गैस ऑक्यूपाई करेगी। तो जब हम 244 को डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4.5। इसका मतलब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं, 4.5 मोल्स हमने लिए हैं। एक मोल के अंदर कितना हमारे पास वॉल्यूम होता है, 24 डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब हम अब 24 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब आप इस तरह भी कर सकते थे कि आप 24 को 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आप मोल्स निकाल लेते, लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं किया, इन्होंने यही इस पे लिख दिया कि 200 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 24, इकट्ठा ही इसको सॉल्व कर दिया। तो एंड पे हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 109 डेसीमीटर क्यूब। हमारा जो वॉल्यूम है ना, जो 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 109 डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे ना साइड पे एक छोटा सा जो क्विज दिया होता है उसको भी हम देख लेते हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 इन 100 डेसीमीटर क्यूब एट RTP। यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमने बता दिया कि कितनी है हमारे पास, वॉल्यूम उन्होंने हमें दे दिया है 100 डेसीमीटर क्यूब और रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है। तो देखिए हमने अभी तक कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जो है वो किसके इक्वल होते हैं, जो हमारे पास वॉल्यूम उन्होंने हमें दिया होता है, गिवन वॉल्यूम या जो गैस का वॉल्यूम बताया होता है, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। यही फॉर्मूला हम अभी तक अप्लाई करते आ रहे हैं ना, तो इसमें भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये बहुत आसान बात होती है कि फॉर्मूला से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अब आप देखिए वॉल्यूम उन्होंने हमें कितना दिया है, 100 डेसीमीटर क्यूब, और वैसे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 24 डेसीमीटर क्यूब। तो 100 डेसीमीटर क्यूब को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.17 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब CO2 की कितनी अमाउंट है या कितने मोल्स हमारे पास हैं जिसकी वजह से 100 डेसीमीटर क्यूब उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, तो उसके 4.17 मोल्स हैं CO2 के। सॉरी, ये देखें, ये 4.17 हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स होंगे इसके अंदर। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने मोलर वॉल्यूम को और उसकी सारी एग्जांपल्स को बहुत डिटेल से समझा है। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कहीं से भी कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा ना, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इस चैप्टर के अंदर जो है ना वो एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा है, इसलिए हम एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से सारी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके समझेंगे, ताकि इसमें से कोई एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल पेपर में लॉन्ग में भी आ जाए तो आपको जो है उसके अंदर कोई भी मुश्किल ना हो, या आपके किसी भी क्वेश्चन में अगर इसकी कोई एग्जाम्पल आती है तो, और आपके इसके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस और लेक्चर्स आपको साथ साथ मिलती रहे।